हेलो स्टूडेंट्स और एविएशन मेंटेनेंस की इस टेक्निकल एक्सप्लेनर मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ट्यूब फैब्रिकेशन और हाई स्टेक्स बेंडिंग के बारे में। देखिए, मेंटेनेंस में एक छोटी सी गलती, एक माइनर सा क्रैक और पूरा हाइड्रोलिक या फ्यूल सिस्टम हवा में फेल हो सकता है। तो उन कैटास्ट्रॉफिक फ्लूइड सिस्टम फेलियर्स को कंप्लीटली रोकने के लिए आज हम सिर्फ एडवांस्ड मेंटेनेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस पर फोकस करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा इस इमेज को देखिए। एक परफेक्ट कट और एक जैगड यानी खुरदुरे कट के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक फ्लॉलेस कट से ऑप्टिमल प्रेशर फ्लो मिलता है, जो सेफ फ्लाइट की बिल्कुल बेसिक गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ एक जैगड कट सीधे तौर पर सिस्टम फेलियर को दावत देता है। इस खुरदुरे एज की वजह से ट्यूबिंग में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आते हैं और फिर शुरू होते हैं डेंजरस हाई प्रेशर लीक्स। याद रखिए, फ्लाइट सेफ्टी हमेशा एक परफेक्ट कट से ही शुरू होती है। तो आज के हमारे सिलेबस में 6 मेन स्टेप्स हैं। पहला, ट्यूब बेंडिंग की क्रिटिकलिटी। दूसरा, फ्लॉलेस कट एग्जीक्यूट करना। तीसरा, डीबरिंग और वॉल इंटेग्रिटी। चौथा, बेंडिंग टूल्स और अलाउंसेस। पांचवां, फिलर्स और कॉम्प्लेक्स शेप्स। और आखिर में छठा स्टेप, क्रिटिकल डिफेक्ट्स की इंस्पेक्शन। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, क्रिटिकलिटी ऑफ ट्यूब बेंडिंग। आखिर ये बेंडिंग इतनी मैटर क्यों करती है? एक मास्टर टेक्नीशियन होने के नाते हमें हमेशा ट्यूबिंग मटेरियल को एयरक्राफ्ट सिस्टम के ऑपरेशनल प्रेशर डिमांड्स के हिसाब से मैच करना होता है। जैसे एल्यूमिनियम एलॉय लाइट वेट होता है, तो ये लो से मीडियम प्रेशर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हाई प्रेशर सिस्टम्स में वहां स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम ही अनिवार्य हैं। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, टाइटेनियम स्टील जितना ही मजबूत होता है, लेकिन इसका वजन स्ट्रिक्टली आधा होता है। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो इसका यूज बस लो प्रेशर और लिमिटेड एप्लीकेशंस तक ही सीमित रहता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एग्जीक्यूटिंग द फ्लॉलेस कट, यानी शुरुआत से ही बिल्कुल सटीकता। कट करते वक्त एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। ट्यूबिंग के नए टुकड़े को हमेशा रिप्लेस किए जाने वाले ट्यूब से ठीक 10% लंबा काटना चाहिए। ये एक्स्ट्रा 10% लेंथ एक वाइटल बेंड बफर का काम करती है। देखिए, फॉर्मिंग प्रोसेस के दौरान थोड़ी बहुत माइनर वेरिएशंस आना आम बात है, और ये एक्स्ट्रा बफर उन्हीं वेरिएशंस को आसानी से संभाल लेता है, ताकि आगे चलकर मटेरियल कभी कम न पड़े। अब सवाल आता है, टूल कौन सा यूज करें? ये सीधा डिपेंड करता है मटेरियल की हार्डनेस पर। अगर सॉफ्ट मेटल्स पर काम हो रहा है, जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर, तो रोटरी ट्यूब कटर सबसे बेस्ट चॉइस है। इसमें बस थंब स्क्रू पर इंटरमिटेंट लाइट प्रेशर अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर मटेरियल हार्ड है, जैसे स्टेनलेस स्टील, तो वहां हमेशा 32 टूथ पर इंच वाली हैक्सो का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि कटिंग के दौरान ट्यूबिंग की डेंजरस वर्क हैंडलिंग को इफेक्टिवली रोका जा सके। चलिए यहां एक इनसाइडर वर्कशॉप हैक देखते हैं। हैक्सॉ यूज करते वक्त ट्यूब को फ्लेयरिंग ब्लॉक से ठीक आधा इंच की दूरी पर वाइस में क्लैंप करना चाहिए। ऐसा करने से सॉइंग के दौरान आने वाली सारी वाइब्रेशंस तुरंत डैम्पन हो जाती हैं। ये छोटी सी टेक्निक है, लेकिन ये एक्सीडेंटल स्ट्राइक्स को रोकती है और कॉस्टली मटेरियल को बर्बाद होने से पूरी तरह बचाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, डीबरिंग और वॉल इंटेग्रिटी, जहां हम उस पाइप की फाउंडेशन की सुरक्षा करना सीखेंगे। ध्यान दीजिए, डीबरिंग प्रोसेस बिल्कुल मेथोडिकल होना चाहिए। इसमें जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टेप 1, ट्यूब को स्क्वायरली काटना है। स्टेप 2, एक स्पेशलाइज्ड डीबरिंग टूल या फाइन टूथ फाइल लेकर अंदर और बाहर के बर्स को ध्यान से हटाना है। स्टेप 3, टूल को एंड फॉर एंड घुमाना है ताकि एज परफेक्टली स्मूथ बन जाए। याद रखिए, एक माइक्रोस्कोपिक मेटल बर भी एक $multi-million एयरक्राफ्ट के फ्लूइड फ्लो को डिसरप्ट कर सकता है। इसलिए वॉल थिकनेस और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी हर हाल में मेंटेन रहनी ही चाहिए। पर यहां एक बहुत बड़ा डेंजर जोन भी है, और वो है एक्सेसिव डीबरिंग। जरूरत से ज्यादा बर हटाने से ट्यूब की वॉल थिकनेस खतरनाक लेवल तक कम हो जाती है। जब फ्लाइट के दौरान सिस्टम में हाई प्रेशर बनेगा ना, तब यही पतली दीवार फ्रैक्चर्ड फ्लेयर्स और क्रिटिकल सील फेलियर्स का कारण बनेगी। तो रूल ये है, एज स्मूथ होनी चाहिए, पर फाउंडेशन का इंटैक्ट रहना सबसे जरूरी है। चलिए चलते हैं चौथे सेक्शन पर, बेंडिंग टूल्स एंड अलाउंसेस। यहां हमारा मेन गोल है उस वाइटल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को हर हाल में मेंटेन रखना। बेंडिंग का प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले एक फंडामेंटल टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं, बेंड अलाउंस। ये उस स्पेसिफिक मटेरियल की ठीक ठीक लंबाई होती है जो एक आखिरी बेंड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। एक प्रिसाइज इंस्टॉलेशन फिट कैलकुलेट करने के लिए इस बेसिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल आवश्यक है।
एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जिसे हम स्प्रिंग बैक कहते हैं। होता क्या है, जब बेंडिंग प्रेशर हटाया जाता है तो ट्यूब थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ वापस आने की कोशिश करती है। इस टेंडेंसी को ही स्प्रिंग बैक कहा जाता है। इसीलिए एक टेक्निक होती है जहां मटेरियल को थोड़ा सा ओवर बेंड किया जाता है ताकि जब ट्यूब स्प्रिंग बैक करे तो वो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फाइनल एंगल पर आकर रुक जाए। अब टूल सिलेक्शन की बात करते हैं। स्पेसिफिक ट्यूब डायमीटर्स के लिए सही बेंडर चूज करना सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर छोटे डायमीटर्स के सॉफ्ट मेटल ट्यूब्स पर काम करना हो तो हैंड बेंडर्स बिल्कुल बेस्ट हैं। लेकिन थिन वॉल ट्यूबिंग के लिए हम मैंडल बेंडर्स यूज करते हैं क्योंकि इनका डिजाइन अंदर से ट्यूब को सपोर्ट देता है और उसको फ्लैटन होने से डायरेक्टली रोकता है। और अगर हाई प्रिसीजन एयरक्राफ्ट ट्यूबिंग की बात हो तब हम रोटरी ड्रॉ बेंडर्स की तरफ जाते हैं जो फैब्रिकेशन के दौरान उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को एक्टिवली मेंटेन करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, फिलर्स एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स, यानी कॉम्प्लेक्स बेंडिंग के लिए ऑल्टरनेटिव सपोर्ट मेथड्स। देखिए, कई बार स्टैंडर्ड मैकेनिकल हैंड बेंडिंग बिल्कुल वायबल नहीं होती। ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड्स पर आना पड़ता है। इनमें हम क्या करते हैं, ट्यूब को अंदर से एसेंशियल सपोर्ट देने के लिए उसमें फाइन ड्राई सैंड यानी सूखी रेत टाइटली पैक कर दी जाती है, या फिर एक स्पेशल फ्यूजिबल एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। इस एलॉय को 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म पानी में मेल्ट करके ट्यूब में भरा जाता है। एक बार ठंडा होने पर यह अंदर से इतना मुकम्मल सपोर्ट देती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स बेंड आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पूरा ध्यान दीजिए, इन फिलर मेथड्स के साथ एक बहुत ही संगीन खतरा जुड़ा हुआ है। बेंड बनने के बाद अंदर का सारा फिलर बाहर निकालना होता है और यहाँ बोरस्कोप से विजुअल इंस्पेक्शन करना एब्सोल्युटली स्ट्रिक्टली ज़रूरी है। ये इंश्योर करना है कि ट्यूबिंग के अंदर स्ट्रिक्टली ज़ीरो फिलर पार्टिकल्स बचे हों। अगर एक छोटा सा सैंड या एलॉय पार्टिकल भी अंदर छूट गया ना तो वो सीधे एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम्स में जाएगा और कैटास्ट्रॉफिक कंटैमिनेशन का कारण बनेगा। इस स्टेप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। और अब हम आ गए हैं इस मास्टर क्लास के छठे और आखिरी सेक्शन पर, इंस्पेक्टिंग फॉर क्रिटिकल डिफेक्ट्स, यानी मेहनत की फाइनल एयर वर्दीनेस इंश्योर करना। फाइनल इंस्टॉलेशन से पहले अनएक्सेप्टेबल फिजिकल डिफेक्ट्स को तुरंत पहचानना आना चाहिए। पहला साइन है फ्लैटनिंग, जो सिस्टम में फ्लूइड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरा है व्रिंकलिंग, ये ट्यूब की वॉल को अंदर से बुरी तरह कमजोर कर देता है। तीसरा है क्रैकिंग, जो कि एक डायरेक्ट और फेटल लीकेज रिस्क है। और सबसे खतरनाक है किंकिंग, जो पूरे के पूरे फ्लूइड फ्लो को कंप्लीटली ब्लॉक कर सकता है। क्लियर रूल ये है कि इनमें से कोई भी डिफेक्ट दिखने पर उस ट्यूब को तुरंत बिना सोचे डिस्कार्ड करना ही होगा। बेंडिंग में थोड़ी बहुत फ्लैटनिंग हमेशा एक्सपेक्ट की जाती है, पर एब्सोल्यूट सेफ्टी लिमिट फर्मली तय है और वो है एग्जैक्टली 75%। ध्यान रखिए, किसी भी फ्लैटेंड हिस्से का छोटा डायमीटर उसके ओरिजिनल आउटसाइड डायमीटर के 75% से कम कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो हिस्सा इस लिमिट को क्रॉस करता है तो मान लीजिए कि फ्लाइट के दौरान वहां फटीग फेलियर होना लगभग पक्का है। इस मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले सभी फ्यूचर टेक्नीशियंस से एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल है। जब नेक्स्ट टाइम वर्कशॉप में नया ट्यूब फैब्रिकेट होगा तो सोचिए, क्या वो ट्यूब मैक्सिमम ऑपरेशनल प्रेशर का सामना सक्सेसफुली कर पाएगा या फिर किसी पुअर टेक्निक की वजह से उस एक ट्यूब ने पूरे एयरक्राफ्ट सिस्टम की एयरवर्दीनेस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। दोस्तों, हर कट, हर डीबर और हर एक बेंड सिर्फ एक बेसिक टास्क नहीं है, ये सीधे तौर पर फ्लाइट सेफ्टी का आखिरी सवाल है। इसे अपने माइंडसेट में शामिल कीजिए और हमेशा इन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।